कल्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये पहली बार लाइन बोली हमने, पहले कभी नहीं बोली थी। उसका कारण है लेक्चर में नाम बहुत सारे। हमने संगम लिटरेचर कर लिया जिसका अर्थ था तमिल। तमिल लिटरेचर कर लिया। दक्षिण के जिन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, उनमें से तमिल सबसे पुराना लिटरेचर रहा है। सबसे पहले दक्षिण के क्षेत्र में लिखी गई है, तो लिटरेरी वर्क वहाँ बहुत प्रोड्यूस हुआ। चैप्टर ने उसे अंत में रखा था, हमने पहले उठा लिया। हमने अभी उसके नाम याद ही किए थे, कठिनाइयों से बाहर आए ही थे कि हमारे सामने और बहुत से नाम आ गए। अब हम जिसका आरंभ करने जा रहे हैं आपके सामने है तेलुगु लिटरेचर, फिर कन्नड़ करेंगे और मलयालम भी। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी तो यही समस्या थी कि एतुतु कोई और पत्तू पत्तू क्या है, पर हमने कर लिया। एतुतु कोई यानी कि वो 8 एंथोलॉजीज़, पत्तू पत्तू यानी कि वो 10 गाने जो दक्षिण के संगम ग्रंथों का महत्व बताते हैं, संगम काल की रचना बताते हैं। हमने पढ़ तो लिया इसे, हमें याद है वो थिरुवल्लुवर और उनके लिखे हुए कुरल, जैसे उत्तर में कबीर के दोहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने कर तो लिया इन्हें। हमें याद है तुलक्कापियम, हमें याद है शिल्पादिकरम और हमें याद है मणि मेखले। तो हमने कर तो लिया, हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। करने से काम बनता है, उस काम के अभ्यास को जारी रखो, फिर वो पक्का बनता है, आपकी बुनियाद पक्की बनती है। और अभी अभी हम पिछले लेक्चर में रिसेंट जो करके हटे हैं लास्ट अंश में, दैट इज़ पेरिया पुराणम। ओके, ठीक हो मेरी बच्ची? आज जब हम तेलुगु लिटरेचर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत से नाम। सवाल आता है कि क्यों पढ़ाया जाता है सिविल सर्विसेज में इस तरह के नामों के विषय में, और ये क्या है असल में। एक बच्चा ही सवाल करता है मान लीजिए, तो सवाल का जवाब ये है, सिविल सर्विसेज में मेजॉरली इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि देश की जो मूलभूत आत्मा है, समाज जिन सिद्धांतों पर आपस में जुड़ा है, जिन डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करके हमारा संविधान बना है, उन मूलभूत सिद्धांतों को, समाज के आपस में जुड़ने के उन कारणों को, भारत के अब तक के सत्य को आप समझें। आप लोक सेवाओं में जाने वाले हैं। समाज में किन्हीं भी कारणों से फैल रहे वैमनस्य को, यानी कि बैर को, क्वेरल्स को, एनिमसिटी को आप अंत करें, समाज को बिखरने से रोकें। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप असत्यों के आवरणों से मुक्त हो जाएंगे, जब आप लाइज के, झूठ के पर्दों से बाहर आ जाएंगे, आप सत्य के निकट होंगे। सत्य के निकट व्यक्ति ही दूसरे लोगों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, वो उसे असत्य से बाहर ला सकता है। और आपसी दुश्मनी का, वैमनस्य का कारण असत्य ही तो है। मेरा धर्म तुमसे प्रबल है, ये असत्य ही तो है, क्योंकि धर्म की किसी तरह की भी अनुभूति या अनुभव नहीं। तभी तो हम ऐसा कहते हैं, मेरे देव तुमसे सबल हैं, तुमसे मजबूत हैं। ये हम तभी तो कहते हैं क्योंकि हमने देव को समझा ही नहीं। मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा क्षेत्र तुमसे सकल है, प्रबल है, प्रबुद्ध है। यह कहने से बेहतर है इस बात पर विचार व्यक्त हो कि तुम्हारे और मेरे क्षेत्र के क्या अंतर हैं, क्या कमियां हैं हमारी और क्या खूबियां हैं तुम्हारी, क्या खूबियां हैं हमारी और क्या कमियां हैं तुम्हारी। एक ऐसा चरित्र गढ़ना होता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो सबको साथ लेकर चले, सही मायने में। नीतियाँ ऐसी हों जो समावेशी हों, वो जो क्षेत्र के परे हों, वो जो जातियों के, धर्मों के, भाषाओं के, नस्लों के, लिंगों के परे हों। इनसे परे होने के लिए इनसे गुजरना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर किसी का अपना एक अस्तित्व है,
हर किसी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व उसके सम्मान का आधार है, उसकी एग्जिस्टेंस ही उसकी डिग्निटी का बेसिस है, और उसका अस्तित्व उसके आसपास रची जा रही कई सारी चीज़ों से बनता है, जैसे कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा उसके अस्तित्व का हिस्सा है। उस भाषा में उस व्यक्ति की आत्मा को चेतन करने हेतु लिखे गए ग्रंथ, कविताएं, काव्य उसके अस्तित्व का हिस्सा है। जिन्होंने उनके भीतर सम्मान जगाया, वह व्यक्ति, वह लेखक इसके जीवन का हिस्सा है। इसके जीवन को समझने के लिए, इसके अस्तित्व को समझने के लिए हमें उनको पढ़ना होता है, ताकि हम इनके प्रति कभी असम्मान व्यक्त ना कर दें, ताकि हम इनका सम्मान करें, ताकि हम क्षेत्रवाद से ऊपर उठें, ताकि हम खुद को दूसरे से ऊपर रखने की इस सोच से बचें। देखिए, शक्ति समानता में है, ये बात याद रखिएगा। शक्ति विभाजित होती है जब आप आगे पीछे होते हैं, इस बात को याद रखिए। आपने शब्द भी सुना होगा डिफरेंशियल। जो ड्राइव ट्रेन होती है किसी गाड़ी को चलाने वाली, उसमें डिफरेंशियल होता है। सेंटर में एक बम्बू सा लगा रहता है, घूमता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे से पीछे, पीछे से आगे। शक्ति को वितरण करना होता है हमें। शक्ति विभाजित होती है आगे पीछे होने से। शक्ति बढ़ती है जब हम समान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए हमें उसे कार्य देने चाहिए। यह आगे पीछे रखना नहीं, यह उसका सदुपयोग है। लेकिन यदि हम उसके कार्य का सम्मान नहीं करते, उसकी भूमिका को समझते नहीं, उसकी उपयोगिता को उसका बनता हुआ सम्मान नहीं देते, तो यह उसका शोषण है, यह उसे नीचा दिखाना है, यह ठीक नहीं। मैं डिवीज़न ऑफ लेबर के अगेंस्ट नहीं, पर डिवीज़न ऑफ लेबर में कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर वर्ड नहीं आता, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। यही कारण है कि आपको कल्चर पढ़ाया जाता है। इतने लेखक, उनकी इतनी कृतियाँ, मैं थोड़ी ना कहता हूँ कि आप रट्टा मारें, प्रयास करके समझें। बाकी जो एग्ज़ाम से जुड़ी तकनीकें हैं वो तो लगती रहेंगी। देखिए, आप एक अच्छे तैराक हैं, इफ़ यू आर अ गुड स्विमर, तो बाढ़ आने पर आपकी तैराक होने वाली तकनीक लड़ ही जाएगी, आप निकल लेंगे, बच जाएंगे। गुणी व्यक्ति की गुण जो होते हैं वो समय समय पर परिस्थितियों अनुरूप तकनीक में परिवर्तित होते रहते हैं, इसमें किसी ने रोका नहीं। एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो तकनीकें हैं वो लगती रहती हैं। जैसे आप अगर इतना कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें से एलिमिनेशन करना, जो इनकरेक्ट है उसको एलिमिनेट करना, सत्य तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। यदि इतना समझा है तो तकनीक तो लग ही जाएगी। अगर अच्छे से कभी चीज़ें सुनी, पढ़ी, समझी हैं, आप बता देंगे कि ये तेलुगु की राइटिंग है और ये कन्नड़ की। आप बता देंगे कि ये किसकी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आपको एक राइटिंग दी जाए वसु चरित्र और पूछा जाए कि ये किसने लिखा है, सेकिज़ार ने, तो आपको इतना तो याद आ जाएगा कि सेकिज़ार ने पेरिया पुराणम लिखा है, वसु चरित्र नहीं। तो वसु चरित्र लिखा है जैसे शायद भट्ट मूर्ति ने, तो आपको उनका नाम याद आ जाएगा। इतना ही उद्देश्य होता है पढ़ने का, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर के पूरे जीवन में, पूरे बड़े से जीवन में इतना सा बोर्ड है लर्न करने वाला। कितने मित्रों के नाम, कितनी फिल्मों के नाम, कितने हीरो हीरोइनों के नाम याद हैं, इवन डायलॉग्स भी याद हैं। बस कहानी ये है कि पढ़ा कैसे है। कई लोग पेट में कब्ज रख के पढ़ते हैं, दिक्कत में पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं होता। कई आनंदमयी मुद्रा में पढ़ते हैं, जो नहीं भी याद हो ना वो भी हो जाता है। फ़र्क पता करके देख लेना, अच्छे मन से पढ़ना, सब याद होगा। ओके। प्रत्येक लेक्चर में मैं इस बात पर बहुत बल देता हूँ
कि कमल की गोद में बैठ करके पढ़ना है, क्योंकि पार आपको वही लगाएगा। मैंने एक दिन कुछ लिखा तो मेरे भाई का मैसेज आता है, कमल माने बीजेपी। तो मैंने उसे समझाया कि मैं क्या, देख मेरे भाई, 1985-86 के दौर में बनी पार्टी है वो, अभी बनी है। कमल नयनन, कमल लोचन, कमल पद्मपणि, ये हज़ारों वर्ष पुरानी बातें। विष्णु को कमल लोचन कहते हैं। कमल की पत्तियों की भांति उनके नयन हैं। पद्मपणि है, इन्वर्टेड लोटस की भांति उनके चरण हैं। तो मैं कह, ये बहुत अनंत है। कमल पर विराजमान है सरस्वती, कमल पर विराजमान है ब्रह्मा। मैं उन कमल की बात करता हूँ। ओके, तो हम कमल की बात करते हैं। चलिए, मैं उसे समझा क्यों पाया? मैंने शिक्षा ली, मैंने समझा चीज़ों को, मैं उसे असत्य से सत्य की ओर ला पाया। इनमें से एक कारण जरूर होगा, और कई कारण होंगे कि बीजेपी ने भी इसे चिन्ह चुना, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये ना जानता तो मैं कह देता कि शायद हाँ, ये गलत होता। समाज को भ्रम और भ्रांतियों से वही उभार सकते हैं जिन्होंने स्वयं को स्थिर किया है, सत्य की ओर बढ़ाया है। आओ कृतिका, सत्य की ओर बढ़ते हैं। तेलुगु भाषा में लिखी हुई लिटरेचर का आनंद लेते हैं। चले, नाम थोड़े कठिन है, जैसे आपका नाम भी कठिन है, कृतिका। कृतिका नाम का महत्व जानते हो आप? कृतिकाओं के द्वारा पालन पोषण करने के कारण ही महादेव के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र को कृतिकाओं के पुत्र के रूप में कार्तिक नाम दिया गया है। उनका नाम क्या है? कार्तिकेय। किन से मिला? कृतिकाओं से। कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया था। ताड़कासुर उन्हें ढूंढ करके ख़त्म करना चाहता था, तो अग्निदेव ने इन्हें जल में छोड़ा और वहाँ कृतिकाओं ने उन्हें संभाल लिया, क्योंकि उस समय में वो एक अग्नि ऊर्जा कुंड की भांति बढ़ रहे थे आगे। उनका जन्म कुछ इस तरह से हुआ। तो देखिए, कृतिका नाम का अर्थ ये है, कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है ये नाम। बस जीवन तो ऐसा ही है, दैट्स ऑल, टेंशन नहीं लेनी। तेलुगु लिटरेचर जब बात की तो सामने आया, विजयनगर पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। बस तो फिर होने लगे क्वेश्चन। तकनीकें, क्वेश्चन से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं कभी भी। क्वेश्चन तो होने ही होने हैं। दुग्ध का, चावल का, मधु का मिश्रण करेंगे, खीर तो बननी बननी है। अपना मतलब खीर नहीं, अपना मतलब विधि है। सही मायने में दुग्ध, चावल और मधु का मिश्रण है। अंत रिजल्ट तो खीर ही है। खीर का सेवन कर लेना। खीर उसकी अच्छी बनेगी जिसे संतुलन आता, जिसे विधि का ज्ञान है, जो समर्पित मन के साथ खीर बनाएगा। ओके, तो संस्कृत लिटरेचर का गोल्डन एज किसका पीरियड है? बस मैच करिए, बताइए, कोई महानुभवी बताइए, अर्ध खुली आंखों वाले व्यक्ति बताएं कौन है? गुप्ता ऐसा नहीं जैसे गुप्ता जनरल स्टोर वाले, ऐसा उधार करो गुप्ता, ओ गुप्ता हार्डवेयर। करूं तो करूं क्या? गुप्तास, गुप्त शासक। ओके, वो वाले गुप्ता, उत्तर भारत गुप्त काल, संस्कृत के गोल्डन एज, संस्कृत लिटरेचर का। तो तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज कौन सी किंगडम हुई फिर? बड़े भाई बोलेंगे आपके। हाँ बेटा, लिखा तो है, अभी बोल के हटा, बोलो। विजयनगर। विजयनगर वो नहीं जो विजयनगर यहाँ है ना, धोबी घाट के आगे, जलंधर धोबी घाट के आगे, गुजराल नगर, विजयनगर, ऐसा नहीं। विजयनगर साम्राज्य। ओके, महत्व ही नहीं देते। जैसे प्यार प्यार कहते हो किसी को, जिस दिन दिल से कहो ना प्यार, उस दिन प्यार होगा, मोहब्बत होगी। बेबी बेबी, लेकिन असली वाला बेबी। ओके, चलें जयदीप।
तो विजयनगर पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। फिर से मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, दोबारा पूछूंगा, संस्कृत का लिटरेचर का गोल्डन एज कौन सा किंगडम था? देखा, जिद्दी आदमी मैं इसीलिए हूँ। हाँ, संस्कृत का कौन था? गुप्तास, वेरी गुड। और तेलुगु का? विजयनगर। चलो आओ, कहाँ है विजयनगर, जानते हो? आओ दिखाते हैं तुमको विजयनगर। कभी समय मिला घर वालों से बात करना और कहना कि मुझे विजयनगर घूमना है, अद्भुत है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहाँ का अद्भुत है। ये देखो, देखो दक्षिण भारत है ना ये, यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर से नर्मदा बह रही है, तो नर्मदा ऊपर बह रही है और यहाँ पर देखो नीचे ये कृष्णा नदी आ रही है, ठीक है। तो नर्मदा और कृष्णा का ये सारा क्षेत्र येलो कलर का, ये बहमनी किंगडम है, ये एक मुस्लिम किंगडम थी, ओके। लेकिन उसके नीचे देखो, कृष्णा के दक्षिण में चले जाओ, ये सारे क्षेत्र देखो, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, दक्षिण के चारों राज्यों को कवर करता हुआ, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, चारों राज्यों को कवर करता हुआ विजयनगर साम्राज्य। आ रहा है बेटा कैमरे पे? ये विजयनगर साम्राज्य है, देख पा रहे हो इंपॉर्टेंट इलाके, विजयनगर, हम्पी, बेल्लारी, हलेबिद, मैसूर, कोझिकोडे, कांची, ये सब दक्षिण के इंपॉर्टेंट रीजन, ओके। तो दिस इज द विजयनगर। तो आंध्रा, आज आंध्रा तेलुगु स्टेट, तेलुगु लैंग्वेज स्टेट। भारत में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, द आंध्रा स्टेट, बेस्ड ऑन द तेलुगु लैंग्वेज। और फिर तेलुगु ही भाषा का एक और राज्य, तेलंगाना, तेलंगाना, ओके। बस 1953 में आंध्रा स्टेट बना, बस इस चीज़ को याद रखना। उसके पहले ये सारा मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो ये विजयनगर साम्राज्य था। आज के मौजूदा भारतीय 4 राज्य कवर हो रहे हैं इसमें, और आंध्र पे इनका कंट्रोल था उस रीजन में। तो तेलुगु वहाँ की भाषा है, तो तेलुगु लिटरेचर में हम विजयनगर की बात करेंगे। सो विजयनगर पीरियड वाज अ गोल्डन 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 एज। बस ये भूलना नहीं भाई, किंगडम में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन आता है, ऑफ तमिल तेलुगु लिटरेचर। आओ आरंभ करें इन नामों का। दक्षिण में बहुत फेमस हुआ, अभी बातचीत भी चली। कर्नाटक के क्षेत्र में एक धर्म है, लिंगायत। मैंने कहा एक धर्म है, बड़ी जद्दोजहद चली कि हमें धर्म माना जाए, डिक्लेयर किया जाए धर्म के रूप में। तो लिंगायत आएगा, तो ये हिंदुइज्म के अंदर ही शैव पंथ से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो लिंगायत आर द शैवाइट, शैविज्म को डिवोटेड, ओके। और एक तगड़े रिफॉर्मर हुए हैं 12th सेंचुरी में, जिनका नाम है बसावन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बसव भी कहते हैं। ये बसावन ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच और इस तरह की तमाम चीज़ों का खंडन कर दिया। तो रिफॉर्मर इसीलिए कहलाए ना, सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की ना, समाज में इन चीज़ों का खंडन किया और एक पद्धति दी अपनी, जो बहुत फेमस है लिंगायत संप्रदाय के लोगों में। इन्हीं बसव के एक फॉलोवर थे। लिंगायत संप्रदाय की एक बड़ी हस्ती बसव, इनके एक फॉलोवर थे। कौन थे भाई अतुल? नाम सुनो इनका, नचना सोमनाथ। नचना सोमनाथ। तो नचना सोमनाथ कोर्ट पोएट ऑफ बुक्कावन। ये बुक्कावन कौन है? बुक्का नाम, बुक्का
बुक्का नाम बड़ा फेमस होता है। एक मूवी है रक्त चरित्र, रक्त चरित्र, उसमें एक कैरेक्टर है बुक्का, वो अलग है, नेगेटिव है। लेकिन ये हरिहर और बुक्का, तो हरिहर और बुक्का वो दो लोग थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की 1336 में नींव रखी। विजयनगर किंगडम में अलग अलग डायनेस्टीज आई हैं। सुलूवा डायनेस्टी आई है, तुलुवा डायनेस्टी आई है, आराविदु आए हैं, इस तरह से अलग अलग डायनेस्टी आई है। ओके, तो बुक्का के दरबार में थे नाचना सोमनाथ, और ये बासव के फॉलोअर थे लिंगायत। तो ये खुद भी कौन होंगे? लिंगायत, शिव भक्त। तो ये एक पोएट हैं, और इनकी कृति क्या है, इन्होंने क्या पोएट्री डेवलप की है? उत्तर हरिवंश, उत्तर हरिवंशम, यानी कि उत्तर हरिवंश, उत्तर हरिवंश, 3 शब्दों से मिलके बन रहा है ना। इसे ऐसे पढ़ोगे उत्तरारम हरिवंशम, ऐसे नहीं ना, उत्तर हरिवंशम। ये नाचना सोमनाथ की है। He was a Lingayat, a follower of the 12th century social reformer Basava, well acclaimed Shaiva poet. शैव पोएट। ओके, बस इसको याद रखना, मेहनत करना। नाचना सोमनाथ, उत्तर हरिवंश, तेलुगु पोएट्री, बुक्का के दरबार में थे ये, और लिंगायत थे, बासव के भक्त थे। लिंगायत पोएट भी हैं एक से एक। ओके, कौन है? विजयनगर किंगडम है, जैसे आपका घर। आज वहाँ पर जो डायनेस्टी है, आपका घर एक किंगडम, आज जो वहाँ पे डायनेस्टी है वो सेखों डायनेस्टी है। कल को मेरी आ जाएगी, बसरा डायनेस्टी है, फिर गुम्बर डायनेस्टी है। किंगडम तो एक ही रहेगी, आपका घर। ऐसे ही एक विजयनगर किंगडम है, में डायनेस्टीज आ रही हैं, अलग अलग आती रहती हैं। बुक्का तो शासक थे विजयनगर किंगडम के। बुक्का वाज द रूलर, द किंग। ओके, चलें आगे। आगे हैं कृष्णदेव राया, विजयनगरम साम्राज्य के महानतम शासक, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ विजयनगर, कृष्णदेव राया। 1509 से 1529 तुलुवा डायनेस्टी के तीसरे शासक, विजयनगरम साम्राज्य के महानतम शासक। इतना पढ़िए, मोहब्बत करिए, अपने फिट हो जाएगा दिल में। दैट्स ऑल। सो कृष्णदेव राया 1509 से 1529, ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायरर्स, वाज अ पोएट ऑफ ग्रेट मेरिट, हिमसेल्फ वाज अ पोएट ऑफ ग्रेट मेरिट। अपने दरबार में 8 कवियों का समूह बनाया था, उनकी संगत करते थे, और उन्हें कहते थे अष्टदिग्गजा। अष्टदिग्गज, बेअंत बार क्वेश्चन आता है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राया। ठीक है, और आगे जिनके भी नाम है तकरीबन सारे ये अष्टदिग्गज ही हैं। खुद कृष्णदेव राय कौन से कम थे? उनका वर्क है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा माला, एक ऐसी माला जो प्रभु विष्णु के अवतार रंगनाथ अर्थात रंगनायका, ये सारी पृथ्वी पे जो लोग हैं सब रंगमंच लगा हुआ है, इसको जो प्रिजर्व कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, रंगनाथ हैं वो। ओहो, बाद में बात करेंगे, अभी लॉस्ट चल रहे हो। विजयनगर किंगडम है, बुक्का किंग है, डायनेस्टी नहीं। चलें, अमुक्त माल्यदा, तो वो प्रभु माता को पहनाते हैं माला, माता प्रभु को पहनाती हैं, विवाह है, और यह माला समाज को अर्पण, आप ही के पोषण के लिए ये विवाह है। तो विष्णु के अवतार रंगनायक के विवाह का अवसर है,
श्रीरंगम में विवाह रचा है गोड़ा देवी के साथ। कौन है ये? अलवारा 12 संत हैं, नयनारा 63। तो आइए अलवारा अमुक्त माल्यदा के बारे में यहाँ लिखा है, समझिए। उन 12 अलवारा संतों में से ये जो गोड़ा देवी हैं, अका मने अंडाल, 12 अलवारा वैष्णव संतों में से मात्र एक फीमेल संत अंडाल, उनसे विवाह होने जा रहा है रंगनायक का, विष्णु के अवतार। इस वृतांत को कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्णदेवराया, जिसे कहते हैं मुक्त माल्यदा, द प्रीशियस गार्लैंड। ओके, तो अमुक्त माल्यदा डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ वेडिंग ऑफ हिंदू लॉर्ड रंगनायका, एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गौड़ा देवी, दैट इज अंडाल, द तमिल अलवार पोएट एंड डॉटर ऑफ पेरियालवर एट श्रीरंगम। तो श्रीरंगम में विवाह हुआ ये भी जानकारी हमें मिल गई। तो कृष्णदेव राया 1509 से 1529, ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायरर्स, वाज अ पोएट ऑफ ग्रेट मेरिट। हिज वर्क अमुक्त माल्यदा एक्सीलेंट प्रबंध इन तेलुगु लिटरेचर, बहुत ही एक्सीलेंट प्रबंध है ये। मिडेवल इंडिया के दौरान प्रबंध राइटिंग का आरंभ होता है, अक्सर जैन स्कॉलर्स ही ये प्रबंध राइटिंग करते हैं। इसमें ये सेमी हिस्टोरिकल रहता है, सेमी हिस्टोरिकल। आधी फिगर्स वो जो हिस्टोरिकल हैं और आधी ऐसी भी हो सकती हैं जो माइथोलॉजिकल हों। जैसे यहाँ पर अब देखें रंगनायक।